हेलो एवरीवन। आजकल एक बहुत ग्लोबल इशू चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर का, जिसे न्यूज़ और सोशल मीडिया में इतना कॉम्प्लेक्स करके दिखाते हैं कि एक आम आदमी को समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो ये वीडियो में मैं पूरी वॉर को बहुत कम टाइम में और बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, जिससे हर एक व्यक्ति को समझ में आए कि एक्चुअली ये चल क्या रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस टॉपिक को अगर अच्छे से पूरी तरीके से समझना है तो थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई तो दो मेन सुपर पावर्स बनी, एक यूएसए और यूएसएसआर। ये दो सुपर पावर्स थी। यूएसए तो आप सब जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसे कॉमनली सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता है। ये सुपर पावर क्यों बनी? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग थे और इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। तो अब जब दो बड़े पावरफुल ग्रुप्स बनेंगे तो उनमें लड़ाई तो होना निश्चित है, और वही हुआ भी। वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने अपनी एक अलायंस बनाई। अलायंस मतलब एक अलग अलग कंट्रीज का ग्रुप बनाया और उसे नाम दिया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नाटो क्या था? कुछ 10-15 कंट्रीज को अमेरिका ने इकट्ठा किया और उनकी एक अलायंस बनाई। मतलब एक आसान भाषा में देखें तो एक ग्रुप बना लिया कि अगर इनमें से किसी भी कंट्री पे हमला होगा तो हम सब लोग एक साथ उस पर अटैक करेंगे, जिससे कि ये सारी कंट्रीज बहुत पावरफुल हो गई। अब अमेरिका ने किया तो अब यूएसएसआर को भी करना था। तो ऐसी एक अलायंस सोवियत यूनियन ने भी बनाई, जिसका नाम रखा वॉरसो। ठीक है, अब यहां तक हमें समझ में आ गया। इसके बाद क्या हुआ कि 1945 के बाद 1991 तक कोल्ड वॉर चली। अब आता है कोल्ड वॉर क्या होता है। तो ये एक टाइप की प्रॉक्सी वॉर थी, जिसमें दोनों जो यूएसए और यूएसएसआर थे ये आपस में लड़ते नहीं थे। कोई वॉर डिक्लेयर्ड नहीं थी ऑफिशियली कि यहाँ पे वॉर चल रही है, पर एक्चुअली में वॉर चल रही थी। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरी किसी दूसरे ग्रुप से लड़ाई हो गई, मेरा ग्रुप है उनका ग्रुप है, अब हम दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं लड़ रहे हैं ये दोनों? क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। इनकी पावर अगर बहुत ज़्यादा है, अगर इनके बीच में वॉर होती है तो ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा देंगे, जो ना तो अमेरिका चाहता है ना सोवियत यूनियन, क्योंकि लॉस तो दोनों साइड से होगा। तो इसलिए कोल्ड वॉर चली। उसमें क्या हुआ, जैसे कि दो ग्रुप्स की लड़ाई हो रही है, अब मैं लीडर होके सामने वाले लीडर से ना लड़के और ना ही कोई ऑफिशियल वॉर अनाउंस करके एक छोटू बुलाऊं, वो छोटू को 500 रुपए दूं कि जा और उसके एक आदमी को एक चांटा मार के आ जा। ठीक है, तो अब ये छोटू जाएगा, उसको मार देगा। अब वो आपस में लड़ेंगे। इससे क्या हुआ कि मैं सेफ हूं, मैंने आपस में कोई लड़ाई नहीं करी, मेरी तरफ से कोई लड़ाई नहीं है। ये दो आपस में छोटे छोटे लड़ रहे हैं, जो भी लड़ रहे हैं। अब ये छोटू क्यों लड़ेगा? क्योंकि मैं इसको पावर और फाइनेंसेस सप्लाई करूंगा, जिससे कि ये अंदर अंदर वॉर चलती रहे। तो ऐसी छोटी छोटी लड़ाई, छोटी छोटी वॉर्स अंदर अंदर चलती रहीं, जिसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था। और 1991 में ये कोल्ड वॉर अमेरिका जीत गया। अब क्योंकि कोई ऑफिशियल वॉर तो थी नहीं कि कोई ऑफिशियली मतलब कोई जीता, पर जो भी लड़ाइयाँ हो रही थी उसमें अमेरिका जो है वो ऊपर आ गया, और जो सोवियत यूनियन था वो टूट गया। यानी कि उन देशों का जो अलायंस बना था वो टूट गया, सारे देश बिखर गए। तो अब इस पूरी स्टोरी का यूक्रेन और रशिया से क्या लेना देना है? एक्चुअली में जो सोवियत यूनियन था उसमें जो हेड लीडर हम उसको मान सकते हैं वो था रशिया, और जो यूक्रेन था, यूक्रेन भी सोवियत यूनियन का ही पार्ट था और बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता था सोवियत यूनियन में। अब सोवियत यूनियन जब बिखरा तो यूक्रेन भी उससे अलग हो गया। तो अब ये जितने भी सोवियत यूनियन के पार्ट थे वो सब अलग अलग हो गए थे। फिर क्या हुआ कि रशिया ने धीरे धीरे उनको वापस अपने उसमें लाना चाहा, क्योंकि इतनी बड़ी पावर को दूसरी पावर ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, उसे तोड़ दिया, तो ईगो तो हर्ट होगा ना। तो भाई ने वापस कम बैक करने की कोशिश करी। तो रशिया ने भी एटीट्यूड दिखाया और बोला कि रशिया झुकेगा नहीं। उसके बाद रशिया ने फोर्सफुली वो जो देश थे उनको एक्वायर करने की कोशिश करी। तो अब यहाँ तक की कहानी भी समझ में आ गई। अब रशिया जो था, क्योंकि पहले सोवियत यूनियन में यूक्रेन आता था, तो अब उसे यूक्रेन पे कब्जा करना था। ठीक है, अब देखिए अब आगे की स्टोरी क्या हुई कि रशिया जो है वो यूक्रेन को हड़पना चाहता था। क्यों हड़पना चाहता था? पहला रीज़न तो कि ईगो सेटिस्फाई करना था कि यूक्रेन पहले उसके पास था तो उसे यूक्रेन वापस चाहिए। और दूसरा मेन रीज़न ये था कि रशिया और यूक्रेन जो है ये एक बहुत बड़ी बीच की बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उससे क्या दिक्कत है, बॉर्डर शेयर करने दो। नाटो जो है वो अभी भी पावरफुल है और वो चाहे तो यूक्रेन को अपना पार्ट बना सकता है, इस डर से कि अगर यूक्रेन को उसका पार्ट बना लिया नाटो ने तो रशिया की जस्ट बॉर्डर पे अमेरिका का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, अगर आपका विरोधी, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके जस्ट पड़ोस में आके रहने लगे तो वो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। यही डर था रशिया को। तो इसके लिए पहला कदम रशिया ने लिया 2014 में, एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया।
एनेक्सेशन क्या होता है, आसान भाषा में समझे तो हड़पना, किसी भी पावर का या किसी कंट्री का किसी दूसरी जगह को अपनी पावर का यूज करके हड़प लेना। क्रीमिया जो है एक पेनिनसुला है यानी उपद्वीप, जो कि नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ ब्लैक सी पे है, ठीक है। तो ये यूक्रेन का पार्ट था, तो रशिया ने उस पर अटैक किया और यूक्रेन से उसे ले लिया। इस चीज़ से यूक्रेन गुस्सा हो गया, साथ ही साथ डर भी गया, क्योंकि उसे पता था कि अब अगर उसने कुछ नहीं किया तो रशिया जो है पूरे यूक्रेन को ही एक्वायर कर लेगा। तो अब यूक्रेन की इच्छा हुई कि मैं जाके नाटो के साथ मिल जाता हूँ, और नाटो तो चाहता ही था यूक्रेन को अपने साथ मिलाना। तो यहाँ पे जो है वॉर सेटअप हुई, नाटो चाहता है यूक्रेन को अपने में मिलाना और रशिया चाहता है अपने में मिलाना। रशिया का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो नाटो के साथ यूक्रेन को नहीं मिलने देगा। तो होल सोल पूरी की पूरी कहानी ये थी। शॉर्ट में समझे, यूक्रेन की जो जगह है जहाँ पे यूक्रेन स्थित है वो रशिया की बॉर्डर शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से रशिया को डर है कि अगर नाटो ने इसे ले लिया तो मेरी जस्ट पड़ोस में उसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाएगा, जो रशिया के लिए बहुत खतरनाक है। और इसी सेम रीज़न से नाटो जो है वो यूक्रेन को एक्वायर करना चाहता है। तो ये डर और पावर का कॉम्बिनेशन जो है वो बन गया है प्लेस यूक्रेन। अब यूक्रेन बीच में फंसा हुआ है कि यहाँ जाए या वहाँ जाए। यूक्रेन के दो तरफ दो आर्मीज खड़ी हो गई हैं, एक तरफ रशिया की, एक तरफ अमेरिका की। रशिया कह रहा है हम नाटो का नहीं होने देंगे, नाटो कह रहा है हम रशिया का नहीं होने देंगे। क्या बस इतनी बात है? नहीं, एक छोटी सी चीज़ और है जो एक्चुअली में बहुत बड़ी है। यहाँ पे रशिया की एक दुखती नस आ रही है, उस नस का नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2। अब ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है? ये एक्चुअली में एक अंडर सी पाइपलाइन है जो नेचुरल गैस को सप्लाई करेगी जर्मनी से रशिया के बीच में। अब रशिया और जर्मनी के बीच में एक समुद्र है जिसका नाम है बाल्टिक सी। उस सी में अंडर वाटर पाइपलाइन डाली गई है जिसमें रशिया का अरबों खरबों रुपया लगा है, और जर्मनी जो है वो नाटो का पार्ट है, ठीक है। तो जर्मनी हो गया अमेरिका के साथ, और अब जर्मनी ने डिक्लेयर कर दिया है कि यदि ये वॉर होती है, रशिया अगर वॉर स्टार्ट करता है तो ये जो पाइपलाइन बनी है ये भूल जाओ। और क्योंकि इसकी ज़रूरत रशिया को थी तो रशिया का ही उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पाइपलाइन को में फंडिंग देने के लिए, और ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। एक तो अमेरिका के साथ वॉर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉस है, और दूसरा ये पाइपलाइन। ये दो बहुत बड़े रीज़न हैं जिसके कारण रशिया वॉर नहीं छेड़ पा रहा है। और दूसरी बात, अमेरिका क्यों नहीं वॉर छेड़ रहा है? वो भी इसलिए कि कभी भी कोई भी कंट्री वॉर इनिशिएट करना नहीं चाहती है, क्योंकि भले कितनी भी बड़ी पावरफुल कंट्री हो, पर अगर वॉर होती है तो उसमें दोनों का नुकसान होता है बहुत बड़ी मात्रा में। तो अभी तक वो कंडीशन थी कि ना रशिया इनिशिएट कर रहा था ना अमेरिका इनिशिएट कर रहा था, बस वो दोनों अपनी अपनी जगह पे डट के खड़े हुए हैं कि अगर सामने वाले ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हम वॉर छेड़ देंगे। और अगर आज की करंट सिचुएशन देखें तो हल्की हल्की गोलीबारी स्टार्ट हो गई है, जो कि एक साइन दे रही है कि वॉर हो सकती है। जब 2014 में एनेक्सेशन हुआ था क्रीमिया का रशिया के द्वारा, तब से जो यूक्रेन और रशिया के बीच में एक वॉर सी चल रही है, उसमें अभी तक 14,000 से ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए हैं। और अगर ये वॉर इनिशिएट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा बड़ी तबाही साबित होगी। पर साथ ही में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी मिल रही हैं कि रशिया और यूक्रेन, यूक्रेन और अमेरिका, और रशिया और अमेरिका, ये सब आपस में थोड़ी बात इनिशिएट कर रहे हैं कि बिना वॉर के सब सेटल डाउन हो जाए। वो सेटल डाउन कैसे होगा? रशिया ने ये बोला है कि जब तक अमेरिका ये बात डिक्लेयर नहीं करेगा ऑफिशियली कि यूक्रेन या आसपास की किसी भी कंट्री को हम नाटो में नहीं जोड़ेंगे, तब तक रशिया अपनी आर्मी वहाँ से नहीं हटाएगा। तो अब ये वीक और आने वाले जो 1-2 वीक हैं वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं सिचुएशन में। वॉर कभी भी कैंसिल हो सकती है, कभी भी समझौता हो सकता है, और किसी भी समय पे वॉर इनिशिएट भी हो सकती है। तो ये थी पूरी रशिया यूक्रेन वॉर की कहानी। मुझे उम्मीद है कि बहुत आसान भाषा में बहुत कम समय में मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोग को भी आसानी से समझ में आए। मैं ऐसे ही ग्लोबल इश्यूज़ जो आसानी से लोगों को समझ में नहीं आते उस पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। इसके पहले मैंने अफगानिस्तान का भी जो इशू था उस पर भी वीडियो बनाई है, जो आप मेरे आसान भाषा में प्लेलिस्ट का नाम है उसमें जाके देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब।